पिछले वीडियो में जहाँ बात छूटी थी वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। तो अरब स्प्रिंग में कौन कौन से देश समाप्त हुए हैं जिनकी सत्ता पूरी तरीके से बदल गई है, जिनकी नहीं बदली। सत्ता जिनकी बदली थी वो थे हुस्नी मुबारक मिस्र के, और सलेह था अमन का कर्नल गद्दाफ़ी ख़त्म कर दिया गया जो प्रखर रूप से पश्चिम विरोधी थे। कुछ देशों में सुधार होने के बाद भी मान लिए जनता मान गई, जैसे कुवैत, लेबनान, मोरक्को, जॉर्डन वगैरह। सऊदी अरब, सूडान, फ़िलिस्तीन, बहरीन, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कुचल दिया गया। सऊदी में कुचल दिया गया। एक देश ऐसा था सीरिया, जहाँ अमेरिका ने प्रयास किया किसी भी तरीके से उसको हटाने का, लेकिन नहीं हटा पाए क्योंकि रूस असद के पीछे खड़ा हो गया। और उसके पीछे खड़ा होने का कारण क्या था? एक पाइपलाइन है ईरान, इराक, सीरिया, और वो आगे जा रही है। उस पर शायद पहले अमेरिका की किसी कंपनी का लगना था, लेकिन बाद में रूस का हाथ उस पाइपलाइन पर हो गया। तो पाइपलाइन सीरिया के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी और रूस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। रूस उस पाइपलाइन को अपने अंडर में ले चुका है इस समय फ़िलहाल। तो अब 2014 या 15 में ISIS आती है। ISIS का अचानक उभार हो जाता है, मतलब इतनी बात समझ नहीं है। अचानक से इतनी जल्दी कोई संस्था इस्लामिस्ट की उभरती है और 2-2.5 साल में पूरे लगभग आधे से ज़्यादा अरब पे कब्जा कर लेती है। उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, मीडिया में वो आ जाते हैं, उनके आदमी इधर उधर से ब्रेन वॉश करके लोग आने लगते हैं। मतलब बात कुछ है, इतने ज़्यादा हथियार उनके पास में आ जाते हैं, उनसे कोई लड़ नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन तभी आप गौर कीजिए, ISIS कब ख़त्म हुआ? ISIS की ताकत लगभग तब ख़त्म हुई जब सीरिया में असद के विद्रोहियों पे रूस ने लगातार बम बरसाए, तो ISIS की ताकत ख़त्म हो गई। इसका संबंध क्या था? इसका सीधा संबंध यही निकलता है कि जो असद के विरोधी थे वही ISIS के लड़ाके थे, या किसी तरीके से उनको सहायता पहुंच रही थी। और ऐसा नहीं है कि रूस ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात नहीं मानी है, तब भी नहीं मानी थी। असद पे इन लोगों ने आरोप लगाए थे कि रासायनिक हथियार है, फलाना ढिमाका है, लेकिन रूस ने तब भी साथ दिया था असद का। असद ने आज उसका कर्जा चुका दिया रूस का साथ देकर। तो तब अमेरिका को लग रहा था कि अब भाई रूस टक्कर में आ रहा है, लेकिन तब भी ये रूस को इतना ताकतवर नहीं मानते थे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 25 बड़ी कंपनियों में से 13 अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियां, रूस की केवल 2 हथियार निर्माता कंपनियां हैं। अच्छा, सोवियत संघ जब था तब था, रूस की ताकत अब इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन रूस ने चाइना से मदद बढ़ाई, या जिसको कहते हैं दोस्ती बढ़ाई। चाइना की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 4 सबसे बड़ी कंपनियां इसमें चाइना की हथियार निर्माता, समझ जाइए आप। दूसरी बात, एक ट्रांस यूरोप में कोई कंपनी है उसकी हथियार निर्माताओं की, नाम नहीं ध्यान आ रहा है उसका, उसमें रूस का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन अमेरिका नहीं समझ रहा। इधर 2014-15 में IS वाला तमाशा चल रहा था, ट्रंप बन गया राष्ट्रपति। ट्रंप जो था वो पहला ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति था जो इस्लामिस्ट के साथ नहीं था, और ये अमेरिका की परंपरा के खिलाफ है। अमेरिका की जो पुरानी परंपरा रही है हमेशा, चाहे सऊदी हो या ईरान हो, मतलब ईरान से तो निकला ये, सऊदी हो या कोई और हो, तो ये हमेशा इस्लामिस्ट को सपोर्ट करते रहे। वजह उसकी जो भी रही हो, मेरे ख्याल से ऑयल की कमी तो यहाँ पे है नहीं अमेरिका में, लेकिन नहीं, शायद रूस में ऑयल की कमी नहीं, अमेरिका में है ऑयल की कमी। और ये सऊदी से पूरा करते रहते हैं, और सऊदी का राज चलता है लगभग, अगर अपने सऊदी की बात मानते हैं ज़्यादातर देश। अब यमन हमला कर रहा है वो अलग बात है। तो ये ट्रंप की नीतियों के खिलाफ था, मतलब ट्रंप जो कर रहे थे ये पुरानी नीतियों के खिलाफ था। अब यहाँ पर आप देखिए, एक बहुत बड़ी बात थी कि 2008 या 9 के बाद से जिनपिंग भी यहीं पे है, लगातार बना हुआ, पुतिन 2000 से बना हुआ है, और भारत भी लगभग स्थायी है कि पहले 10 साल मनमोहन सिंह रहे, इधर 10 साल लगभग मोदी रहे और आगे भी रहेंगे। अमेरिका में लगातार बदल रहे हैं राष्ट्रपति। ओबामा पे भारत भरोसा नहीं कर सकता था,
उसकी वजह मैं केवल एक बात आपको बताऊंगा, बराक ओबामा का पूरा नाम आप कभी देख लीजिए, आपको बताओ, बराक हुसैन ओबामा उसका नाम था। उसके समय तक वही चलता रहा जो बिल क्लिंटन के समय चल रहा था। जॉर्ज बुश ने भारत का ना सपोर्ट किया ना वो किया, लेकिन बराक ओबामा के समय दिखाने के लिए तो अमेरिका ने खूब किया, लेकिन कोई सपोर्ट इस तरीके का किया नहीं भारत को। अच्छा, ट्रंप के आने के बाद में हुआ ये कि ट्रंप भी पूरी तरीके से राष्ट्रवादी था, अपने देश के लिए, भारत के लिए नहीं, अपने देश के लिए वो सब, और मैं तो इस्लामिस्ट के खिलाफ वो था। तो ये वहाँ की जो इस्लामिस्ट लॉबी, जो अमेरिका में दो तरीके के लॉबी है, एक यहूदी लॉबी है और एक इस्लामिस्ट लॉबी है, और इस्लामिस्ट लॉबी लगभग पैरेलल चलती है यहूदी लॉबी के। अब इस्लामिस्ट लॉबी में केवल इस्लामिस्ट नहीं होते हैं, इससे थोड़ा सा आप, इस्लामिस्ट लॉबी में केवल इस्लामिस्ट नहीं है, इसमें ये जो आपका OIC है, ओपेक, जो तेल निर्माताओं का संघ, ये देश भी शामिल होते हैं, इनके फरीकैन शामिल होते हैं। फरीकैन मतलब पार्टनर जो किसी भी तरीके से में इंटरेस्ट रखते हैं। और कम्युनिज्म जो था वो मर रहा था, रूस में भी मर चुका है कम्युनिज्म, रूस में भी नहीं है, चाइना में भी नहीं है, वो दिखाने के लिए जॉर्ज सोरोस नाम का एक जिन्न खड़ा किया जाता है। और जॉर्ज सोरोस नाम का जो जिन्न खड़ा होता है, तो पहली बात तो मैंने उसका जरा गूगल किया तो मुझे समझ नहीं है करता क्या है, कोई हेज फंड करके है क्या कर, परोपकारी है उसके में, मतलब 9 या 10 बिलियन का उसका नहीं, 83 बिलियन का व्यापार है, $32 मिलियन वो परोपकार में देता है। कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से पैसा आता है, इसका मतलब पैसा पीछे से आता है कहीं। और जॉर्ज सोरोस को खड़ा करने में CIA का बहुत बड़ा हाथ है। वो एक तरीके का भूत है जिसको दिखा के पीछे से लोग अपने हित साध रहे हैं। जॉर्ज सोरोस को खड़ा करने में CIA का ही हाथ है, जहाँ तक मुझे लगता है। CIA की जो नीतियाँ थी, और CIA के निदेशक वगैरह भी ट्रंप से खुश नहीं थे, और ब्लैक लाइव मैटर या फलान निमा का, मतलब ट्रंप के खिलाफ पूरी एक तरीके से अमेरिका की सारी जितनी आपकी मीडिया थी, बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, ऐसा लग रहा था इनको पीछे से कोई निर्देश मिल रहे थे कि ये पूरी तरीके से ट्रंप के पीछे पड़े हुए थे। कि ट्रंप ने खुलेआम इस्लामिक आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया, और ट्रंप ने इस्लामिस्ट के खिलाफ कदम भी उठाए, उसके खिलाफ बहुत लोग रहे, लेकिन फिर भी वो एक मजबूत व्यक्ति था बाइडेन के मुकाबले। और पुतिन और रूस की उसकी दोस्ती थी या नहीं थी, पुतिन का उसमें हाथ। अब आप ये समझिए कि रूस की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि अमेरिका के चुनाव में रूस ने प्रभाव डाला और ट्रंप की मदद की। अच्छा, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल जब तक ट्रंप रहे, पुतिन ने इधर उधर कुछ नहीं किया। ट्रंप के जाने के बाद से अचानक घटनाएं बहुत बदली। ट्रंप इधर गए, भारत में अराजकता फैलने लगी, शाहीन बाग हुआ, CAA के बाद किसान आंदोलन हुआ, अमेरिका के बड़े बड़े लेख, क्या कहते हैं उसको, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह सब आने लगे मोदी के खिलाफ। मोदी के खिलाफ हुआ फैलने लगा। ट्रंप के समय इतना नहीं था जितना आप देखिए 19 के बाद में अचानक जो है मोदी को एकदम से राणा आयोग के लिए ट्वीट तक हो जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ से। तो खेल था इसमें। तो अब रूस को खुल के अपनी ताकत दिखानी थी। आप ये समझिए, रूस यूक्रेन की बात ऐसा ही है कि जैसे नेपाल में पाकिस्तान कहे कि हम यहाँ पे अपना सैन्य अड्डा बनाएंगे और यहाँ मेरे परमानेंट टैंक तैनात रहेंगे उत्तराखंड के पास में, तो भारत ऐसा होने देगा? नहीं होने देगा। रूस यूक्रेन के बाद लगभग ऐसा ही है। रूस यूक्रेन की जनता लगभग एक जैसी है, भाषा भी एक है, बोली भी एक है, सब कुछ खान पान रीति रिवाज रहन सहन सब एक है। और यूक्रेन पहले रूस में था भी, तो वो सोवियत संघ में था, हालांकि अलग देश होने के बावजूद उसमें था।
और यूक्रेन में काफ़ी मात्रा में रशियन मूल के लोग रहते भी, रशियन मूल के क्या, रशिया के ही रहते हैं, वो तो सब रशियन मूल के ही हैं यूक्रेन में। जो ये जेल से या ये करके जो बना है इनका प्रधानमंत्री, ये पपेट है, कठपुतली है अमेरिका की CIA की, कॉमेडियन है। इसको बना दिया गया है प्रधानमंत्री और ये खुल के रूस का विरोध कर रहा है। रूस को कोई दिक्कत नहीं होती अगर उनके पक्ष का कोई व्यक्ति यहाँ पे प्रधानमंत्री बना रहता है, यानी वो उनका प्रधानमंत्री नहीं है, दूसरा बन गया भाई। पुतिन ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। रूस कह रहा था यूक्रेन से कि हम आपको गारंटी देंगे, लेकिन आप नाटो की तरफ मत जाइए, नाटो में शामिल होने। लेकिन ये शरारतवश बाइडेन गवर्नमेंट या पश्चिमी देश चाह रहे थे कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए और हम उसकी गारंटी देंगे। तो पुतिन को ये बात हजम नहीं होती, जैसे भारत नेपाल का संदर्भ मैंने कहा था, भारत को भी ये बात कभी हजम नहीं होती कि नेपाल पे पाकिस्तान अपना सैन्य डरना है। तो रूस ने अपने दृष्टिकोण से सही कदम उठाया। अब आगे ये होगा कि ये भाग जाएगा, जो ये आपका यूक्रेन का है, और कहेगा कि हम लड़ते रहेंगे, लेकिन ये जनता को छोड़ के भाग जाएगा, रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, बल्कि कर ही चुका है। इस सांकेतिक प्रतिबंध अमेरिका वगैरह लगाएंगे, जैसे यूक्रेन लगा दिया कि हम हवाई जहाज नहीं उड़ने देंगे, फलाना ढिमाका, खुल के नहीं लड़ेंगे। नाटो की सेना आप जानते हो 10-10, 20-20 सैनिक भेज देते हैं अपनी तरफ से, ज़मीन पर नहीं लड़ते हैं। और अगर आप मिसाइलों से लड़ना तो रूस के पास फोर्स